वेलकम एवरीबॉडी। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन की हमने डिस्कस किया था किस लिए ज़रूरी है और कहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि आर्टिकल 324 हमें सजेस्ट करता है कि इलेक्शन कमीशन के रूलिंग्स के बारे में कौन होना चाहिए, कितने लोग हो सकते हैं, इस सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। We also discussed about Chief Election Commissioner और उसकी पावर्स क्या रहती हैं, दैट वी हैव डिस्कस्ड। अभी हम बात करेंगे आगे जो भी इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के फंक्शन रहते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, रेंज ऑफ फंक्शंस। सबसे पहले इट सुपरवाइजेस द प्रेपरेशन ऑफ अप टू डेट वोटर लिस्ट। सबसे पहला काम वो है कि वोटर लिस्ट जो है वो अप टू डेट रहे। कितने वोटर्स हैं इंडिया में, या जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी जिनके लिए इलेक्शन होने वाले हैं उनमें कितने वोटर्स रहते हैं, कितने 18 से अबव हो गए, उनको लिस्ट में इंक्लूड करना, उनको ऐड करना, एक वोटर लिस्ट प्रिपेयर रखना, ये सारे काम जो है वो इलेक्शन कमीशन के होते हैं। वो पूरे एफर्ट करता है कि बिना किसी एरर के ये जो वोटर लिस्ट, उनके ऊपर नाम जो है वो प्रॉपर उस पर रहे, ताकि किसी भी सिटीज़न को वोट डालने में कोई भी परेशानी ना हो। देन इट ऑल्सो डिटरमाइन टाइमिंग ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन किस दिन होंगे, कहाँ होंगे, पूरा शेड्यूल जो है इलेक्शन का वो भी इलेक्शन कमीशन करता है। नोटिफिकेशन देना और लास्ट डेट जो नॉमिनेशन का है, जो जो इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है वो उसके लिए एक फॉर्म फिल करना पड़ता है। वो फॉर्म जो है उसकी लास्ट डेट कब होगी, कब तक फॉर्म भरा जा सकता है, कब तक फॉर्म भरने के बाद भी वो अपने फॉर्म को विदड्रॉ कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। पोलिंग जिस दिन डेट होगी उसको बोलते हैं जिस दिन डेट ऑफ पोलिंग होगी, मतलब डेट ऑफ वोटिंग होगी उसको बोलते हैं डेट ऑफ पोलिंग। वो किस दिन होगी, फिर पोलिंग हो गई, उसके बाद काउंटिंग कब होगी, ठीक है। वोट डाल दिए लोगों ने, लेकिन उसकी काउंटिंग कब होगी, किस डेट को होगी, और किस डेट को रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा। ये सारा शेड्यूल जो है वो स्केड्यूल इलेक्शन कमीशन बनाता है। पूरे प्रोसेस में इलेक्शन कमीशन के पास पावर है कि वो जो भी सोर्सेस यूज़ करना चाहता है गवर्निंग बॉडीज़ के, जैसे पुलिस है या कोई और फोर्स है, वो अपनी हेल्प के लिए लेना चाहता है, उसके लिए जो भी डिसीजन लेना चाहता है उस फ्री एंड फेयर पोलिंग कराने के लिए वो ले सकता है। और कहीं पे अगर कुछ अनहोनी हुई या कुछ ऐसा हुआ तो इलेक्शन को पोस्टपोन या फिर कैंसिल भी कर सकता है। ये सारा इलेक्शन कमीशन के पास ये सारे फंक्शन और पावर्स रहती हैं। और स्टेट और कॉन्स्टिट्यूएंसी की पे फ्री फेयर इलेक्शन करवाना ये इसकी ड्यूटी रहती है। उसका इन्वायरमेंट जो है जहाँ पे भी वो इलेक्शन हो रहे हैं वो ठीक रहे, कोई दंगा फसाद ना हो। और अगर इन केस कुछ पता चला इलेक्शन के बाद भी कि कुछ ठीक से इलेक्शन नहीं हो पाए, धांधली हुई, तो उस एक जगह पे जहाँ पे इलेक्शन हो चुके थे वहाँ पे फिर से रीपोलिंग भी की जा सकती है। ये भी डिसीजन कौन लेता है, इलेक्शन कमीशन। देन पॉलिटिकल पार्टीज को रिकग्नाइज करना कि इसको हम पॉलिटिकल, कांग्रेस को हम पॉलिटिकल पार्टी मान लेते हैं, या कांग्रेस बीजेपी जो है वो तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश पार्टी है, जो नई पार्टीज बनना चाहती हैं उनको रिकग्नाइज करना। कुछ एलिजिबिलिटी रहती है इनकी भी पार्टीज की, लेकिन अगर एलिजिबिलिटी हो गई तो उसको एक्सेप्ट करना कि ये अब एक पॉलिटिकल पार्टी है, और उस पॉलिटिकल पार्टी को एक पर्टिकुलर सिंबल अलॉट करना, उसको सिंबल देना। जैसे गाड़ी के नंबर अलॉट किए जाते हैं, गाड़ी के जब आप गाड़ी खरीदने जाओगे तो आपको नंबर दिया जाता है,
वैसे ही पॉलिटिकल पार्टीज को जब वो अपनी पार्टी बनाती हैं, उसको रिकग्नाइज करवाती हैं, तो उसको एक सिंबल दिया जाता है। वो सिंबल भी कौन वेरीफाई करता है? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के पास खुद का थोड़ा स्टाफ रहता है, और उसी एडमिनिस्ट्रेटिव, वो जो स्टाफ है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, उसी की हेल्प से इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाता है, सारा ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ये सब कंट्रोल जो है वो कमीशन अपने कंट्रोल में ले लेता है। सारा काम कैसे करना है, कहाँ करना है, वो सारा कमीशन अपने साथ लेता है। और सब जो भी लोग होते हैं, जो जिनको ड्यूटीज असाइन की हैं, वो ड्यूटीज असाइन किस तरीके से की जाएंगी, किस किस को असाइन की गई हैं, वो पूरा कंट्रोल जो है इलेक्शन कमीशन के पास रहता है। इलेक्शन कमीशन कैन ट्रांसफर द ऑफिसर, अगर इलेक्शन कमीशन के पास उस टाइम पे, इलेक्शंस के टाइम पे पूरा राइट है, वो किसी भी ऑफिसर की ट्रांसफ़र कर सकता है, किसी भी ऑफिसर की ट्रांसफ़र को रोक सकता है, एक्शन ले सकता है। अगर वो प्रॉपरली ऑफिसर काम नहीं कर रहे, उनके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकता है। Over the year, Election Commission of India has emerged an independent authority which has exerted its power to ensure fairness in election. और इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन जो इंडिया का है, काफ़ी हद तक मान सकते हैं कि बहुत बार वो इम्पार्शली, इंडिपेंडेंटली काम कर पाया है, ताकि देश में फ्री और फेयर इलेक्शन जो है वो प्रॉपरली कंडक्ट किए जा सके। कमीशन इज मोर इंडिपेंडेंट। जैसे जैसे टाइम बीतता गया है, कमीशन में ज़्यादा इंडिपेंडेंस आने लगी है, ज़्यादा असर्टिवनेस आने लगी है, जो कि 25 साल पहले उतनी नहीं थी। वो इसलिए क्योंकि दिस वॉज नॉट बिकॉज पावर एंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन। ये इस वजह से नहीं हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राइट्स लिख दिए गए और उसकी वजह से ये चीज़ पॉसिबल हो पाई। Reason is election commission has started using more effectively the powers. जो इलेक्शन कमीशन के लोग रहे हैं, बाद में लेटर टाइम में उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा और ज़्यादा उनके पास पावर को यूज़ करने का करना उन्होंने पहले से बेहतर शुरू कर दिया। 1951 और 52 में 17 लोकसभा इलेक्शन हुए, और ज़्यादा जो है वो स्टेट असेंबली के इलेक्शंस हुए, बाई इलेक्शंस हुए। ठीक है, मतलब इलेक्शन के बीच में, मिड में, 5 साल का टर्म होता है, टर्म से पहले कुछ इलेक्शंस हुए, वो इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन ने करवाए। बहुत सी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस जो हैं हमारे इलेक्शन कमीशन ने फेस की हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसे मिलिटेंसी इफेक्टेड एरियाज हैं, आसाम है, यहाँ पे इलेक्शन करवाना, या पंजाब में भी पहले मिलिटेंसी रही है, जम्मू में, मतलब जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पे मिलिटेंसी रही है। तो इन एरियाज़ में इलेक्शन करवाना बहुत मुश्किल रहता है। बहुत बार ऐसा भी करना पड़ता है कि इलेक्शंस को पोस्टपोन करना पड़ता है, स्पेशली इन एरियाज़। 1991 में जब राजीव गांधी जी को असैसिनेट कर दिया गया, जब वो कैंपेनिंग कर रहे थे, अपने पार्टी का प्रचार कर रहे थे, तो 2002 में 1991 में असैसिनेट किया गया राजीव गांधी को। मतलब ये इस तरह की सिचुएशन रही मिलिटेंसी की वजह से इंडिया में। 2002 में भी एक क्रिटिकल सिचुएशन रही, जब गुजरात असेंबली जो है वो डिसॉल्व कर ली गई ताकि इलेक्शन किए जा सके। लेकिन बाद में इलेक्शन कमीशन ने ये ऐसी सिचुएशन फेस की जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी वायलेंस हुआ, और वहाँ पे फ्री और फेयर इलेक्शन करना इमीडिएटली बहुत मुश्किल हो गया।
इलेक्शन कमीशन ने इस सिचुएशन में डिसाइड किया इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन करवा दिए जाए, कुछ महीने के लिए इलेक्शन पोस्टपोन करवा दिए गए। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दिस डिसीजन ऑफ इलेक्शन कमीशन ठीक है। तो ये सारे फंक्शन थे इलेक्शन कमीशन के। आई एम रिपीटिंग इट। सबसे पहले जो है प्रॉपर वोटिंग लिस्ट जो है वो बनवाना, ये इलेक्शन कमीशन का एक काम हो गया। देन उसके अलावा किस तरीके से इलेक्शन जो है वो प्रॉपरली चल पाएंगे, वो मतलब पूरा स्केड्यूल जो है इलेक्शंस का, कब होंगे, कैंपेनिंग कब होगी, कैंपेनिंग बंद कब की जाएगी, ये सारी जो सिचुएशंस हैं वो सुपरवाइज करता है इलेक्शन कमीशन। वोटर लिस्ट को अपडेट रखना, देन उसके टाइमिंग शेड्यूल पूरा तैयार करना, और पूरा इलेक्शन कमीशन इनके पास पावर है उस टाइम पे हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करने की। वो इलेक्शंस को पोस्टपोन, कैंसिल, कुछ भी अपने तरीके से सिचुएशन के हिसाब से कर सकता है। और इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज़ को उनके सिंबल्स प्रोवाइड करना, उनको रिकग्नाइज करना कि एक पॉलिटिकल पार्टी है और कंटेस्ट कर रही है इलेक्शन में। तो ये सारे जो हैं वो सारे फंक्शंस जो हैं हमारे इलेक्शन कमीशन के रहते हैं। फ्री और फेयर इलेक्शन करवाना हमारे इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है। अभी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, व्हाट डज इट मीन? ये जो वर्ड है इलेक्टोरल, इलेक्टोरल इज रिलेटेड विद इलेक्शन। इतना समझ में आ रहा है कि वो इलेक्शन से जुड़ा हुआ है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स मतलब इसमें क्या चेंजेस लाई गई या लाई जा सकती हैं, इसको किस तरीके से हमारे इलेक्शन प्रोसेस को इम्प्रूव किया जा सकता है।